हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आरोह भाग 2 में कुंवर नारायण जी की रचना कविता के बहाने और बात सीधी थी पर पढ़ेंगे। किंतु रचना को पढ़ने से पूर्व हम कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय और हिंदी साहित्य की उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, जो कि सन 1956 में प्रकाशित हुई, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी एक प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले समीक्षा और मेरे साक्षात्कार सामान्य रचना है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सुशोभित किया जा चुका है। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता मिली है। नए कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदारी लंबी कविताएं लेने लगीं, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसीलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर वैयक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ, वीतराग दृष्टि नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कहीं कविता का अस्तित्व न रह जाए। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की गई है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने का एक निश्चित परिणति है, लेकिन बच्चे के जो सपने हैं वे असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा
कोई स्थान नहीं होता है। कविता भी शब्दों का एक खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं, चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही सीमा क्यों ना हो। दूसरी कविता इनकी है बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह से ली गई है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्वों को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सबके भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात यह अच्छी कविता बनना ही सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। वह काम सहूलियत के साथ यानी आसानी के साथ हो जाता है। अब हम पहली कविता इनकी पढ़ेंगे, कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यहाँ आप देखेंगे लास्ट जो लाइन लिखी गई है, चिड़िया क्या जाने, इसमें प्रश्नालंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ कविता को बताने के लिए कवि कहते हैं कि कविता क्या है, कविता एक उड़ान है। कविता उड़ान कैसी है? जिस प्रकार चिड़िया आसमान में उड़ती है, उसकी उड़ान एक सीमा से दूसरी सीमा तक चली जाती है, वैसे ही कविता भी कहीं भी उड़ती हुई पहुंच सकती है। तो चिड़िया से इसकी तुलना करते हुए कहा गया है कि कविता क्या है, एक उड़ान है। जिस प्रकार चिड़िया उड़ान भरती है, वैसे ही कविता भी उड़ान भरती है। कविता कैसी उड़ान भरती है? विचारों की उड़ान। यानी कविता में हम शब्दों के, विचारों के उड़ान के माध्यम से कविता का निर्माण करते हैं। और चिड़िया सोचती है कि सिर्फ हम ही उड़ना जानते हैं, ऐसा नहीं है। कविता भी विचारों की उड़ान से उड़ती है। तो चिड़िया को भला क्या मालूम कि कविता भी उसके समान उड़ सकती है। कविता भी जिस प्रकार चिड़िया इस घर उस घर, बाहर भीतर हर जगह अपने पंख लगा के उड़ती है, वैसे ही कविता भी अपने विचारों के पंख लगाकर उड़ सकती है, कहीं भी आ जा सकती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यहाँ कवि कहते हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जिस प्रकार फूल खिलते हैं, उसी प्रकार कविता भी खिलती है, यानी विचार भी विकसित होते हैं, खिलते हैं। फूल जिस प्रकार कली से विकसित होते हुए अपना पूर्ण स्वरूप लेते हैं, वैसे ही जो विचार होते हैं वो धीरे धीरे विकसित होते हुए एक कविता का निर्माण करते हैं। तो जैसे फूल खिलते हैं, कली से फूल बनते हैं, वैसे ही कविता भी खिलती है। लेकिन इसे फूल क्या जाने, फूल को लगता है कि सिर्फ हम ही कली से फूल बन के खिलते हैं, विकसित होते हैं, पर ऐसा नहीं है। कविता भी विचारों के माध्यम से विकसित होती है, खिलती है। तो फूल भला क्या जानेंगे कविता का खिलना। जिस प्रकार फूल भी इस घर उस घर, बाहर भीतर हर जगह अपनी सुगंध फैलाते हैं, अपनी उपस्थिति बताते हैं, वैसे ही कविता भी अपनी सुगंध फैलाती है, यानी अपने विचारों की सुगंध को वह हर जगह फैलाती है।
कविता बिना मुरझाए महकती है पर फूल मुरझा जाते हैं। यानी फूलों की एक निश्चित परिणति होती है। फूल आज कली से विकसित होकर एक पुष्प के रूप में बनते हैं और कल आप देखेंगे वो पुष्प मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता क्या है? कविता जब एक बार विचारों के माध्यम से विकसित होती है तो फिर वह सारे जगत को सुगंधित करती है। यानी अपने विचारों से, अपनी रचना से वह घर घर को सुगंधित कर देती है और बिना मुरझाए, यानी वह मुरझाती नहीं है। लेकिन इस बात को फूल भला क्या जानेंगे? फूल इस बात को नहीं समझ सकते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यहाँ कविता की तुलना की गई है बच्चों से। यानी सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही हैं जो कविता को समझ सकते हैं, उनकी तुलना में खड़े हो सकते हैं। चिड़िया उड़ते हुए एक निश्चित दूरी तक जाएगी, खुले आसमान में आप देखेंगे उड़ेगी, लेकिन क्या है, उसकी भी एक सीमा है। एक निर्धारित स्थान तक जाके वह शाम तक वापस आ जाती है उड़ के। लेकिन जो कविता लिखने के लिए विचार होते हैं उनकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, वह असीमित होते हैं। फूल, उसकी भी गति निश्चित है। वह आज कली है, कल पुष्प बना और परसों मुरझा गया। किंतु कविता क्या है? कविता कभी भी मुरझाती नहीं है, उसका अंत नहीं होता है। वह एक बार रचित हो गई तो अनिश्चित काल तक वह अपनी सुगंध से सबको तृप्त करती है। लेकिन बच्चे क्या हैं? यहाँ बच्चे और कविता एक समान है। कैसे? जैसे बच्चे निश्चल होते हैं, उनके मन में कोई विचार नहीं होता है कि ये सही है या ये गलत है, क्या है, वो कुछ भी नहीं जानते हैं। जब वह अपने में खेलने में मग्न हो जाते हैं तो वह सारी सीमाओं को भूलकर, सारी गतियों को भूलकर, एकदम खोकर इस घर उस घर, इस स्थान उस स्थान सबको एक बराबर कर देते हैं। उनके लिए कोई अनजानी जगह नहीं है, उनके लिए कोई एक निश्चित दायरा नहीं है, उनके लिए कोई निश्चित घर नहीं है, उनके लिए कोई निश्चित सीमा नहीं है, बल्कि वह कहीं भी चले आते हैं, चले जाते हैं खेलते खेलते। वैसे ही कविता है। कविता भी बिल्कुल उसी बच्चे के समान है जो कहीं भी आ जा सकती है, कहीं भी अपनी खुशबू बिखेर सकती है। उसके लिए कोई निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित सीमा नहीं है। वह बच्चों के खेल के समान ही है। अब इसके बाद हम कुंवर नारायण जी की दूसरी रचना बात सीधी थी पर पढ़ेंगे। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यहाँ कवि बताना चाह रहे हैं कि वह अपनी भावनाओं को कुछ व्यक्त करना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन बात छोटी सी सीधी सी बात थी, लेकिन भाषा के चक्कर में थोड़ी सी फंस गई। यानी वह उसे सहज बनाने के चक्कर में असहज करते चले गए। सीधी सीधी बात को वह कह सकते थे, किंतु भाषा समझ में आए ना आए, बात सही सामने वाला समझ पाए या ना समझ पाए, इसे कहने के चक्कर में उनकी बात थोड़ी सी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उन्होंने उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। उन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए क्या किया? पहले उसे पाने की कोशिश की, लेकिन बात यहाँ और टेढ़ी होती चली गई। फिर उन्होंने भाषा को उलट पलट कर देखा, यानी
अपने शब्दों को इधर उधर घुमा फिराकर देखा, उसे तोड़ा मरोड़ा, लेकिन बात सही नहीं हुई। वे चाह रहे थे या तो बात वो अपनी सही से व्यक्त कर ले या फिर उसे उस भाषा से ही बाहर कर दें। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। यानी यहाँ वह जिन भावों को व्यक्त करना चाह रहे थे वो भाव व्यक्त होने के बजाय और उलझते ही चले गए। ना तो वो भाषा ही सही बैठी और ना ही उनकी वह बात सही बैठी जिसे वह व्यक्त करना चाहते थे। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशाबीनों की शाबाशी और वाह वाह। वह सारी मुश्किलों को धैर्य से समझना चाहते थे, लेकिन उसे धैर्य से समझने के बजाय वह अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए बेतरतीब यानी बेतरीके से बेसहूलियत के साथ उसे और ज़्यादा उलझाते चले जा रहे थे। यानी क्या है, बात को अगर हम किसी को सीधे सीधे ना कहें बल्कि उसमें सोचें कि हम अपनी तरफ से इसे समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी बातों को जब समझा नहीं पाते तो हमारी बातें और उलझती चली जाती हैं। और ऐसे में क्या है, हम अपने जो भाव व्यक्त करना चाहते हैं वो भाव हमारे सही से व्यक्त ना होकर और भी उलझते चले जाते हैं। लेकिन अगला यानी सामने वाला जो दर्शक है, जो पाठक है, वह इस करतब पर यानी उनके इस कलाकारी पर, इस कलाकारी का मतलब क्या है, उनके इन बातों को इधर उधर करने की जो कला थी उस पर क्या कर रहा था, ताली बजा के शाबाशी दे रहा था। वह उनकी प्रशंसा कर रहा था और यह प्रशंसा उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। यानी ये तारीफ, ये वाहवाही वह साफ साफ सुन रहे थे। लेकिन अंत में क्या हुआ, जिसका कवि को डर था वही हुआ। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जो जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। यानी क्या है, आखिरकार कवि का जो डर था वही हुआ। जिस बात को वह व्यक्त करना चाह रहे थे जोर जबरदस्ती से, यानी शब्दों को हेर फेर करने के चक्कर में बात उनकी उलट गई, बात की चूड़ी मर गई। यानी यहाँ ये कहावत है, मुहावरा है, बात की चूड़ी मर जाना, यानी बात का जो भाव है वह खत्म हो जाना और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। यानी कि उसकी वहाँ आवश्यकता नहीं थी, परंतु वह भाषा में उलझकर घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। यानी क्या किया कवि ने, जब उनकी बात नहीं बनी तो जिस प्रकार हम दीवार पर कील लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कील सही से नहीं लगती है, हम उसे लाख कोशिश करके लगाना चाहें पर वह सही से नहीं लग पाती है। क्यों? क्योंकि हर जगह हर कील का एक निश्चित स्थान होता है, हर जगह हम हर कील को नहीं लगा सकते हैं। हर सांचे के लिए एक निश्चित कील ही होती है जिसे हम उस जगह फिट कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। वैसे ही हर बात को कहने का एक निश्चित तरीका होता है, निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान होता है। हर जगह हम हर बात को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, चाहे हम कितने भी बड़े भाषा को जानने वाले ही क्यों ना हों। तो उसी कील से तुलना करते हुए कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार कील को कहीं भी हम बेतरतीब ठोक देते हैं, अंत में हार मान के कि ठीक है चलो हमारा काम ऐसे ही चल जाएगा, वही मैंने किया कि मैंने अपनी बात को भी कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक
पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब यहाँ कवि बताते हैं कि हार मानकर उन्होंने कील की तरह उस बात को भी वहीं ठोक दिया, यानी उसी भाषा में वैसे का वैसे ही रहने दिया, जो देखने में ऊपर से ठीक ठाक तो थी, यानी काम तो चल गया उनका, उन्होंने अपनी बात को कह तो दी, लेकिन उस बात को कहने का जो भाव वह व्यक्त करना चाहते थे, ना तो वह भाव व्यक्त हुआ और ना ही उसमें वह जोर था कि वह अगले पर अपना असर डाल सके। फिर बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह थी, क्या है शरारती बच्चा जैसे कहीं भी चला आता है चला जाता है, वैसे ही वह बात थी जो कहीं भी चली आई और चली गई। वैसे ही उसने पूछा कि तुम मुझसे खेल रहे हो, यानी किससे? बात ने कवि से प्रश्न किया कि तुम मुझसे खेल रहे हो, क्यों? क्योंकि तुमने तो बहुत कोशिश की मुझे समझाने की, भाषा में इधर उधर उलट पलट के अभिव्यक्त करने की, लेकिन तुम्हारी बात तो बनी ही नहीं। तो ऐसे में क्या है, उस बात ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने भाषा को कभी भी सहूलियत से कहना नहीं सीखा, यानी भाषा किस प्रकार, किस जगह, किस स्थिति में कैसे प्रयोग की जाती है, क्या उस सहूलियत को, उस आसानी को तुमने नहीं सीखा? धन्यवाद।